नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से किया संवाद। कहा, सेमीकंडक्टर से ड्रोन तक, चिप से लेकर शिप तक युवा गढ़ रहे हैं नए भारत की नींव। परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को भी किया राष्ट्र को समर्पित। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर 15वें दिन भी छात्र आंदोलन जारी। हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत रही बेनतीजा। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी। शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन पर केंद्र के प्रस्ताव का किया समर्थन। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रुख का किया स्वागत। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एकजुटता को बताया समय की मांग। पंजाब की मान सरकार पर भाजपा आक्रामक, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पेपर लीक, रंगदारी, अत्याचार को बताया अराजकता का प्रमुख कारण। कहा, अघोषित सेंसरशिप से चौथा स्तंभ भी प्रभावित। यूपीआई इस्तेमाल पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। छोटे दुकानदारों के लिए भी यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं। P2P यानी पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सभी भुगतान पूरी तरह मुफ्त। E20 पेट्रोल पर फैली आशंकाओं पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने किया सिरे से खारिज। जांच में गुणवत्ता तय मानकों के भीतर। 500 ppm क्लोराइड और नमी के दावों की भी नहीं हुई पुष्टि। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आईआईटी दिल्ली का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा कि बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ेगा जो सीखने और नई चुनौतियों से जूझने का साहस रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को देश हित में निर्णय लेने का मंत्र भी दिया तो रिसर्च और तकनीक के जरिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान किया। चिप से लेकर शिप तक, अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने अवसरों का एक नया क्षितिज रखा। देखिए हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की खास रिपोर्ट। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की भी तो बात है जब ओरिएंटेशन हुआ था और अभी एक कॉन्वोकेशन का समय भी आ गया। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज, कुमाऊं, आरा, कारा। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। ये भी हो सकता है जीरा सराय का पोहा भी आज कुछ लोगों को बुला रहा हो। अभी समय तो हो गया है। सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो। और विंटी पर जाए तो मुझे भी याद करना। मौका था आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह का। इत्तेफाक ये कि जिन चुनिंदा बच्चों को प्रधानमंत्री ने मेडल दिए वे सभी लड़के थे। टॉप में लड़कियों की गैर मौजूदगी देख प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज के साथ छात्राओं को प्रोत्साहित किया। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थे। अलग अलग श्रेणियों के 3000 से ज्यादा स्नातकों और 587 शोधार्थियों से प्रधानमंत्री ने चुनौतियों का सामना करने, देश हित में निर्णय करने और बदलते समय के साथ तकनीक को अपनाए जाने का आग्रह किया। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उससे घबराइए मत।
उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में रिसर्च क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है, ताकि देश में साइंस और रिसर्च को नई ताकत मिल सके। रिसर्च सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। देश में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन और पैकेजिंग यूनिट, स्पेस में भारत के बढ़ते स्टार्टअप पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि भारत में आत्मनिर्भरता का आलम अब ये है कि चिप से लेकर शिप तक सबका निर्माण देश में हो रहा है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मेधावी छात्रों को सम्मान मिला, तो ये इनके लिए अविस्मरणीय पल बन गया। मेडल हासिल करने वाले मेधावी छात्रों ने प्रधानमंत्री से सम्मान पाने के अपने अनुभव को कैसे बयां किया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। Dr. Shankar Dayal Sharma Gold Medal Award, and from the PM speech I was like the way he motivated the student, it was pretty good. Like I could connect to that speech, and it was like a dream come true chance to basically get the medal from the Honorable Prime Minister himself. In his speech, it was very good to see that government is very much inclined towards the research, and they are facilitating a good research facility in many prime institutes like IITs and across the country. During his speech, in this convocation, which motivates me a lot in a various way, he's talked about that how the government is helping and providing some research funds and also the research opportunities for the new generation, which also I believe which also give a opportunity to explore the new direction and move forward India in a better direction in future. In today's session, he has given a brief introduction about whatever the technology that we are developing at IIT Delhi and as such in our country, so that to boost our technology and research sector. झारखंड में परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आक्रोश अब धरने से आगे बढ़कर सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, गड़बड़ियों की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार फैसले के बजाय बातचीत और सुझाव के रास्ते पर है। आंदोलनकारी छात्रों की अब 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी है। देखिए झारखंड में जारी छात्र आंदोलन पर हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में छात्रों का आक्रोश अब सिर्फ धरने तक सीमित नहीं रह गया है। यह आक्रोश एक खुली चुनौती बन चुका है उस व्यवस्था के खिलाफ जो परीक्षाओं को मेहनत का पैमाना नहीं बल्कि साजिश का अड्डा बना चुकी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे सैकड़ों अभ्यर्थी 15वें दिन भी डटे हुए हैं और जारी है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। भूखे पेट, गिरता वजन और थके शरीर के बावजूद इरादा अटल है और उनके सामने है सोरेन सरकार, जो मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भेजकर बातचीत का नाटक कर रही है, लेकिन फैसला लेने से लगातार कतरा रही है। और ये दावा है धरने पर बैठे छात्रों का। हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है
मांग पूरी होना चाहिए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का आरोप साफ है, सरकार जानबूझकर टाल मटोल कर रही है और इस आरोप पर यकीन करना अब मजबूरी है, क्योंकि 2 दिनों में 2 बार छात्रों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन निर्णायक फैसला लेने के बजाय सरकार दूसरे छात्र समूहों और संबंधित स्टेक होल्डर से बात करने का इंतजार कर रही है। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी RSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल ID हम लोग जारी कर रहे हैं। सत्याग्रह कर रहे छात्रों की 3 प्रमुख मांगे हैं। 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और JSSC CGL जैसी संदिग्ध परीक्षाओं को तुरंत रद्द कर दोबारा परीक्षा कराओ। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की CBI जांच हो। और तीसरी मांग है, परीक्षा आयोजित करने वाली TDPL कंपनी पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सोरेन सरकार फैसला लेने के बजाय सिर्फ ईमेल ID जारी कर रही है। jpssc.feedback@gmail.com पर सरकार छात्रों से सुझाव मांग रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने का नया तरीका निकाल लिया है? सोरेन सरकार का ये रवैया छात्रों की नाराजगी को और भड़का रहा है और अब ये सत्याग्रही 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, लेकिन 3 किलोमीटर से माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों को देखने नहीं आ पा रहे हैं। और सरकार ने जो प्रतिनिधि मंडल बनाया है, वो प्रतिनिधि मंडल छात्रों की समस्या सुनने से ज्यादा छात्रों को बांटने में लगा हुआ है। क्योंकि 15 दिन से छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये अब आर पार की लड़ाई में छात्र आ चुके हैं। 10 अगस्त को छात्र द्वारा JPSC JSSC रिफॉर्म मंच द्वारा विधानसभा घेराव का बिगुल फूका गया है। सोरेन सरकार का ये प्रतिनिधिमंडल समाधान की सभी खिड़कियों को बंद कर भूखे छात्रों की आवाज को सिर्फ फीडबैक में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में छात्र अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड सरकार दूसरे छात्र समूहों की राय का इंतजार कर रही है, लेकिन जब छात्रों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से सवाल करता है, तो उनकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी से कि हेमंत सोरेन जी, क्या विद्यार्थी आपको इसीलिए बैठाया था यहाँ पर? राज्य का जो विद्यार्थी था, आपको इसीलिए कुर्सी दिया था झारखंड का कि आप लोग हमें अरेस्ट करें और डिटेन करके थाना में ले जाए? हम उन्हें बताना चाहेंगे कि 2029 वो देर नहीं, विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता उनको ईंट से ईंट का जवाब देगा। छात्रों की ये नाराजगी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ है। छात्रों का साफ कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता कोई उपहार नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। जब सरकार खुद इस अधिकार की रक्षा करने से इनकार कर दे, तो छात्रों का सत्याग्रह सिर्फ विरोध नहीं रह जाता, ये व्यवस्था के खिलाफ एक नैतिक विद्रोह बन जाता है। ऐसे में सोरेन सरकार को समय रहते ठोस कदम उठाने ही होंगे। पिछले 15 दिनों से इनका ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से डेडलॉक तोड़ने की कोशिश हुई है और अब उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जल्द निकलेगा। और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो 10 तारीख को जो इनका विधानसभा मार्च का प्रोग्राम है, उस पर वो अडिग है और इसी तरीके से वो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कुछ और भी छात्र इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में भी शामिल होंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग की कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन द्वारा दायर इस याचिका में परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो इस मामले की जांच CBI से कराए। याचिका में वैकल्पिक रूप से सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश या झारखंड से बाहर के हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित करने की भी मांग की गई है। समिति में फॉरेंसिक साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, OMR मूल्यांकन और लोक प्रशासन के विशेषज्ञ शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने 19 अप्रैल को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की भी मांग की है। साथ ही ओरिजिनल OMR शीट, कार्बन कॉपी,
प्रश्न पत्र, आंसर की, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का भी निवेदन किया है ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ संभव न हो। शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े मामले पर बयान जारी किया है। शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि वो महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हैं और क्योंकि गुरुओं की परंपरा और साथ ही साथ अब तक की शिरोमणि अकाली दल की कार्यशैली ने हमेशा महिलाओं के कल्याण में हमेशा वरीयता दी है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और समान अधिकारों का समर्थन किया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही मिसाल कायम की है। सुखबीर बादल ने कहा कि संसद में लंबित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद शिरोमणि अकाली दल एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिसीमन की मांग करता है जो सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल भारत सरकार की ओर से संसद में पेश उस प्रस्ताव का समर्थन करता है जिसमें सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन का काम तुरंत किया जाना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण और निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल के रुख का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मिसाल का पालन करते हुए शिरोमणि अकाली दल द्वारा लिए गए इस बेहद अहम फैसले का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। हमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साथ आना होगा और एक निष्पक्ष और समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे कि उन्हें बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। और इस समय एक बड़ी खबर हम आपको देते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है। बेहद अहम खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है और ये दोनों नेताओं के बीच बातचीत भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के मकसद से की गई है। दोनों देश वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ अनेक वैश्विक मंचों पर साझेदारी भी करते हैं। भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई और बेहद अहम खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, क्या कुछ किन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की स्थिति में जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, टूट जाता है, शुरू होता है, टूट जाता है, और ऐसी स्थिति में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बाबल मंदेब का जो स्ट्रेट है वो भी प्रैक्टिकली बंद है, और ऐसी स्थिति में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। देखिए, अमेरिका की ये कोशिश रही है लगातार कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी तरह से खुला रहे, बाबल मंदेब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ये हो नहीं पाया है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या और हमारी ऊर्जा जरूरतें भी बहुत बड़ी हैं, और ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच में बातचीत होना, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके पूरी स्थिति के बारे में बताना, निश्चित तौर पे इसमें वेस्ट एशिया की स्थिति और दोनों देशों के दोनों नेताओं के बीच में विमर्श हुआ है और किस तरह से जो है अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है वो लगातार चली है और फिर टूट गई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जेडी वांस चाह रहे थे कि भारत को इस बात की पूरी जानकारी दे ताकि जो संवाद की एक जो स्पष्टता है वो बनी रहे, क्योंकि भारत लगातार इस बात की ताकीद करता रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का सहारा लेकर ही इस तरह के मुद्दे को, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जाना चाहिए, और उसमें डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे लगातार भारत का एक लगातार ये रुख रहा है। कॉन्फ्लिक्ट से बचने की सलाह भारत ने दी है लगातार,
और इसीलिए दोनों देश चूंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, तो इस अहम मुद्दे पर बातचीत हुई है। उसके अलावा देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी कई बातें हुई हैं, जो इस बात का अंदाज है कि उस पर ही बातें हुई है। और उसके अलावा देखिए औपचारिक रूप से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनको बधाई दी कि उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई है पिछले जुलाई में, तो निश्चित तौर पे एक इस तरह का भी संदेश गया है कि दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच में जो व्यक्तिगत जो अंडरस्टैंडिंग है वह भी सामने आई है। तो निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण बातचीत है। और आपको याद होगा अश्विनी की बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था कल, और बेंजामिन नेतन्याहू से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई, और उन दोनों नेताओं के बीच भी वेस्ट एशिया में जो घटनाक्रम है उसके बारे में एक सार्वजनिक चर्चा हुई। और उसके बाद आज जेडी वांस का फोन करना निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण मुकाम की तरफ पहुंच रहा है ईरान और अमेरिका के बीच की जो बातचीत है, संवाद है, और उसमें क्या क्या अड़चने आ रही हैं। मुझे लगता है कि जेडी वांस ने इन सारी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी। अखिलेश जी, अगर देखें तो भारत हमेशा रक्षा, सुरक्षा, वैश्विक मामलों पर कहीं ना कहीं रणनीतिक साझेदारी और भारत अमेरिका के बीच तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें भारत हमेशा एक स्वतंत्र नौवहन की बात करता है। इससे पहले जैसे अगर आप देखें तो भारत के ध्वज लगे हुए जो वाटर वेसल था नूर औलिया, उस पर भी इससे पहले हमला हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे हमारे जो सी फेरर्स हैं उनकी चिंताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवगत कराया। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और आवागमन, अब किसी भी रुकावट विहीन आवागमन का भारत हमेशा नौवहन का हिमायती रहा है। तो इन सप्लाई चेन के लिहाज से, सी फेरर्स की सुरक्षा के लिहाज से, भू राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से इन सब मुद्दों पर भी बातचीत। निश्चित तौर पे देखिए भारत जो दुनिया के जो सबसे ज्यादा जो सी फेयरर्स हैं पूरी दुनिया में विभिन्न देशों के जहाजों पे, उसमें भी भारत के लोग काफी बड़ी संख्या में हैं। और वो सिर्फ भारतीय जहाज पे नहीं बल्कि कई देशों के अन्य जहाजों पर भी हुए हैं, क्योंकि भारत के लोगों का स्किल बहुत ज्यादा है इस मामले में। और हम जानते हैं कि मर्चेंट नेवी में जाना भारत के लोगों के लिए भी एक बहुत एडवेंचर का भी काम होता है, एक जीवनापन का भी काम होता है, और एक अच्छी खासी आमदनी का भी एक जरिया होता है। तो इस मामले में भारत के लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उनका एक बहुत ही रचनात्मक सहयोग होता है, जो रचनात्मक एक उनका कंट्रीब्यूशन होता है पूरे इस जो जहाज है, जो या तो तेल के जहाज हो या तो जो सप्लाई के जहाज हो, सारे में एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है। और ऐसे में ऐसे लोगों को जब क्षति होती है किसी आक्रमण की वजह से, तो निश्चित तौर पे भारत की बहुत ही दुखद स्थिति होती है। और इस मसले को भारत लगातार राजनीतिक तरीके से उठाता रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पे जोर दिया है कि जो है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज या बबल मंदेग में जो हिंसा की बजाय, टकराव की बजाय बातचीत की मसले पर भी बातचीत करके इस मसले का हल किया जाए। हमेशा भारत जो है निरपराध जो सी फेरर्स है उन हमेशा भारत संवाद का पक्षधर रहा है और इससे मामलों का कूटनीतिक हल निकाला जाए, भारत हिमायती रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फ़ोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। भू राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ पंजाब का सियासी माहौल गर्मा रहा है। एक के बाद एक आरोपों में घिरी भगवंत मान सरकार पर भाजपा प्रशासनिक विफलता के आरोप लगा रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा का आरोप है कि राज्य में रंगदारी, पेपर लीक, वसूली और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के चलते भय का माहौल है। भाजपा का कहना है कि पंजाब में मान टैक्स लागू है जो पंजाब का खजाना खाली कर रहा है, आपका खजाना भर रहा है। सुरक्षा की बजाय जनता के दमन के लिए प्रयोग हो रही है। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सभी आंदोलनों में, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे भर्ती घोटाले का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर
उनको सुनने के बजाय, समझने के बजाय आंदोलन को और आंदोलनकारियों को, शांति में काम करने वाले आंदोलनकारियों को कुचलने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी। वहां अखबार क्या लिखेगा, क्या छापेगा, टीवी क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, ये भगवंत मान की ऑफिस तय करता है। पंजाब के एसेट्स को चाट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है, रंगदारी, वसूली और टॉर्चर सेंटर। पूरा पंजाब भय के वातावरण में। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना के विरोध में संयुक्त पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। यह पदयात्रा 9, 10 और 11 अगस्त को 3 दिनों तक बिदादी से शुरू होगी। प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता जेडीएस नेता निखिल कुमार स्वामी के साथ शामिल होंगे। विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ रणनीति बनाते हुए आपसी समन्वय का फैसला किया। दोनों दल विधानसभा के अंदर और बाहर मिलकर सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाएंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान दोनों पार्टियां बिदादी टाउनशिप समेत विभिन्न मुद्दों को संयुक्त रूप से उठाएंगी। यह फैसला बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में जेडीएस प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में लिया गया। एफसीआरए विदेशी चंदे और धार्मिक संगठनों की गतिविधियों को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी पीएमईएसए के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 बड़े बदलाव की जरूरत है। संगठनों को अपने काम का दायरा और कामकाज का इलाका साफ तौर पर बताना होगा। दूसरा, देश में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी चंदे का इस्तेमाल मंजूर नहीं होगा। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो संपत्तियों का प्रबंधन एक अथॉरिटी करेगी। मुख्य बदलाव जिसकी की आवश्यकता है कि संस्थाओं को अपना काम और इलाका साफ रूप से बताना होगा कि इन विच व्हाट इज द स्कोप ऑफ देयर वर्क एंड इन विच रीजन दे आर ऑपरेटिंग, दे हैव टू डिस्क्लोज दिस। नंबर 2, इन विदेशी चंदों से देश में धर्म परिवर्तन का कार्य स्वीकार्य नहीं होगा। और तीसरा जो प्रमुख चेंज है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन, देन प्रॉपर्टीज इज गोइंग टू बी मैनेज्ड बाय अथॉरिटी। सो ये जो एफसीआरए का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये जिस तरह से फॉरेन फंडिंग का मिसयूज कुछ एनजीओज करती है, उस मिसयूज को रोकने का एक प्रभावी उपाय इसके अंदर है। श्री विजयपुरम स्थित आईएनएस उत्कृष पर पहुंचने पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने ऐतिहासिक सेलुलर जेल का दौरा कर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीर सावरकर की कोठरी में जाकर, जहां पर उन्होंने कालापानी की सजा के दौरान अपना वक्त गुजारा था, अपनी सजा जिस कोठरी में काटी थी, वीर सावरकर की कोठरी में जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया। उन्होंने सेलुलर जेल में आयोजित लाइट एंड साउंड शो भी देखा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथा को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई के फोर्ट स्थित शारदा सदन में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NUCFDC के नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सहकारी महासंघों और महाराष्ट्र के जिला संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। सहकारिता के क्षेत्र में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संदेश
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NUCFDC के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद किया। अमित शाह ने देश के करीब 1400 शहरी सहकारी बैंकों से NUCFDC से जुड़ने की अपील की। करीब 690 बैंक पहले ही इस अम्ब्रेला संगठन का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने बाकी बैंकों से भी 1 साल के भीतर इससे जुड़ने का आह्वान किया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है, ये सभागार में जो लोग बैठे हैं इनका दायित्व है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हर एक हमारा बैंक 1400 के 1400 बैंक मेंबर बने, पारदर्शिता लाएं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करें और सभी प्रकार की आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं अपने ग्राहक को देकर स्पर्धा में टिके रहें और एक्सपांड भी करें। अमित शाह ने सहकारी बैंकों की भूमिका को सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश में स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों तक आसान वित्त की पहुंच बढ़ाने में शहरी सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, कुटीर उद्योग हो, MSME हो, स्थानीय दुकानदार हो, महिलाओं की स्व-सहाय जुट हो और मध्यम वर्ग के लोगों के आकांक्षा पूरी करने के लिए छोटे छोटे लोन हो, वो बड़े बैंक ये काम नहीं कर सकते। एक तहसील सेंटर पर बना हुआ अपना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये पूरे तहसील में ये सभी लोगों की आकांक्षा की पूर्ति का काम करता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का संदेश साफ है। सहकारी बैंकिंग व्यवस्था जितनी आधुनिक, पारदर्शी और मजबूत होगी, उतनी ही तेजी से देश के छोटे कारोबार, स्वरोजगार और रोजगार को नई ताकत मिलेगी। सहकार नवक्रांति इसी बदलाव को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर सामने आई है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से योगेश शीतल की रिपोर्ट, DT न्यूज। भारत सरकार के औषधि विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के 9वें संस्करण का आज अंतिम दिन था। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत की ओर, भारत को गुणवत्ता के वैश्विक केंद्र के रूप में आगे बढ़ाना था। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और AI इन मेडटेक्स रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट का अनावरण किया। ये सम्मेलन भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग से जुड़े उद्यमियों और पेशेवरों ने कहा कि भारत सरकार की नीतियों के कारण ही देश के चिकित्सा उपकरण उद्योग ने काफ़ी प्रगति की है। जो हमारा इकोसिस्टम है पिछले 8-10 साल से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अच्छे तरीके से चल रहा है और जो हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं बढ़ रही हैं। डिस्पोजेबल्स, कंज्यूमेबल्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स अब इंपोर्ट्स को क्रॉस कर गई हैं और जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हमारी हैं वो $4 बिलियन को क्रॉस कर गई हैं। हमारी जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, उससे जो हमारी आत्मनिर्भरता भारतीय उत्पादों की है वो काफ़ी बढ़ गई है। और अगर आप देखें तो हमारी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की एक स्कीम भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने निकाली है। उस स्कीम में क्लिनिकल वैलिडेशन, उस स्कीम में आपका मार्जिनल इन्वेस्टमेंट और उस स्कीम में यदि आप नए प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें ग्रांट्स और फाइनेंसिंग दे रही है। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत सशक्त मैसेज जाता है गवर्नमेंट से कि हम इस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। लखनऊ में पर्यावरण शिक्षा और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल की गई है। CSIR NBRI के बनथरा कैंपस स्थित महर्षि पाराशर बायो रिसोर्स सेंटर में इको एजुकेशन हब विकसित किया गया है।
आज इसके लोकार्पण के लिए समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस केंद्र में इंडियन हेरिटेज गार्डन, पावन पथ, संकटग्रस्त पौधों के लिए विभव इनक्लेव, विभिन्न राज्यों के राज्य पौधों के लिए भैरव इनक्लेव विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए प्रकृति और भारत की समृद्ध वनस्पति विरासत से जोड़ना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हब का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस पहल का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। आने वाले समय में अधिक से अधिक विद्यालयों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि विद्यार्थी प्रकृति और पर्यावरण को प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए समझ सके। छात्र आकर के शोध भी कर सकते हैं, पर्यटक आकर के इसका आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के उस पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। इसी प्रकार लगभग 52 स्वतंत्रता संग्रामियों के इतिहास, उनकी जीविका को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसकी कहानी को समेट करके एक बोटैनिकल गार्डन भी बनाया गया, हेरिटेज गार्डन। और आने वाले समय में जैसा कि आज भी विचार हुआ कि दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिल करके यहाँ विधिवत PhDs और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है। यूपीआई पर शुल्क को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूपीआई यूजर्स से किसी तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा और P2P यानी पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सभी भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अधिकांश मर्चेंट लेन देन भी बिना शुल्क के जारी रहेंगे। हालांकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया जा सकता है। इसके लिए एक तय ट्रांजैक्शन सीमा तय होगी और MDR की दर बेहद मामूली रखी जाएगी, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले MDR से काफ़ी कम होगी। यानी यूपीआई पर ब्लैंकेट MDR नहीं लगाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यूपीआई को वित्तीय समावेशन का मजबूत माध्यम बनाए रखना है और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। साथ ही यूपीआई के तकनीकी उन्नयन और उभरते जोखिमों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। संसद से विधेयक पारित होने के बाद MDR लागू करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका फैसला NPCI की अध्यक्षता वाली यूपीआई एंड सर्विस स्टीयरिंग कमेटी करेगी। सरकार का साफ संदेश है, यूपीआई यूजर्स के लिए मुफ्त रहेगा और अधिकांश मर्चेंट लेन देन बिना शुल्क के जारी रहेंगे। पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम समारोह में देश भर के से चुनिंदा और विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इसी कड़ी में मुंबई की प्रसिद्ध उद्यमी कमानी ट्यूब्स की अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित कल्पना सरोज को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। भारतीय पोस्ट की पोस्ट वुमन प्रणाली दिवाकर पुंड ने यह विशेष आमंत्रण कल्पना सरोज को सौंपा। राष्ट्रपति भवन से मिले इस विशेष आमंत्रण पर खुशी जाहिर करते हुए कल्पना सरोज ने कहा कि देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने का अवसर मिलना उनके लिए बेहद सम्मान और गर्व की बात है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैंने सुना है इनसे कि 150 लोगों में मुझे चुना गया है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में समरसता संकल्प अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के दिन से हुई। यह अभियान फरवरी महीने तक चलेगा, जिसमें कलश यात्रा सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में जिला स्तर से लेकर गांव स्तर तक किया जाएगा। संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर क्या है इस समरसता संकल्प अभियान की रूपरेखा, हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की समरसता संकल्प अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य से। भारतीय जनता पार्टी समरसता संकल्प अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के मौके पर हुई थी और इसमें किस तरह से प्रगति हो रही है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो अभियान हमने देखा कि गुरु पूर्णिमा को शुरू हुआ था, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वाराणसी गए थे,
तब से कितनी प्रगति हुई और क्या कुछ इस अभियान में आगे शामिल किया गया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि संत शिरोमणि रविदास, जिन्होंने सामाजिक समरसता का, मानव कल्याण का और बेगमपुरा यानी कि जहाँ कोई डर भय ना हो, कोई जजिया करना हो, ऐसा बेगमपुरा जहाँ न्याय हो, सामाजिक, जहाँ सम्मान मिले, ऐसे संत गुरु रविदास जिन्होंने कहा है ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न। एक ही माटी के सब भाड़े यानी कि भगवान के सब एक बराबर पुत्र हैं। ऐसे संत रविदास जी जिनकी मीराबाई और झाली रानी शिष्या बनी, ऐसे संत रविदास जी की 650वीं जयंती पूरे देश में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, बल्कि 7 महीने लगातार मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है। सौभाग्य से मुझे शेष टोली का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। 29 तारीख यानी कि गुरु पूर्णिमा एक पवित्र दिन था और काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था और इसलिए उनकी माटी से संग्रहित कलश तैयार हुए और देश के सभी राज्यों को 29 तारीख को उन कलशों को संत निरंजन दास जी महाराज, जो उस पीठ के मुखिया हैं, और 244 संत मंच पर जो बैठे थे, उनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और हमारे केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी के हाथों से वो कलशों को रवाना किया। ये हमारा प्रारंभ था, शुभारंभ था कार्यक्रम का। और 29 तारीख को ही एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया, वो था संत संपर्क अभियान। देश के सभी प्रकार के जो हमारे संत हैं, चाहे रविदास संत हों, चाहे कबीर साहिब को मानने वाले हों, चाहे अंबेडकर जी के उसमें बैठे हों, चाहे हमारे भक्त हों, चाहे गुरुजन हों, चाहे फिर प्रभु राम के मंदिर के संत हों, कृष्ण के संत हों, देवी के संत हों, यानी सभी संतों से संपर्क अभियान हमारा प्रारंभ हो गया है, जो 31 अगस्त तक लगातार चलता रहेगा। 29 जुलाई को ही पूरे देश में एक साथ समरस दीप अभियान भी चालू किया गया था। 51,000 से ज़्यादा स्थानों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया रविदास के मंदिरों में। संत रविदास जी का अगर मंदिर नहीं है तो किसी भी मंदिर में उनकी तस्वीर लगाकर, उनका चित्र लगाकर, उनके समक्ष दीपक जलाकर लोगों ने श्रद्धा और विश्वास पैदा किया। सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश इस कार्यक्रम से पूरे देश में जा रहा है। ये जो अभियान आप चला रहे हैं, ये कब तक चलेगा? आपने बताया 9 महीने तक, फरवरी तक चलेगा। तो फिर कितने गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है? खासतौर पर किसी राज्य पर ज़्यादा फोकस है क्या? चूँकि संत रविदास का जुड़ाव आप देखें तो पूरे देश भर से तो रहा ही है, लेकिन ज़्यादा आप देखें तो पंजाब से और उत्तर प्रदेश से रहा है, तो क्या उन राज्यों में ज़्यादा फोकस है? मुझे लगता है, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, संत रविदास जी की जयंती अभी 685 आई है, तो कोई चुनाव होगा ये किसी को पता नहीं था, या किसी राज्य में, और हिंदुस्तान में चुनाव तो हर 2-4 महीने किसी ना किसी स्टेट में होते हैं। इसके कारण हम अपने महापुरुषों को भूल जाएंगे, ये कभी नहीं कर सकते। और खासकर हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती। चुनाव हो ना हो, हमारे लिए संत ऋषि, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं पहले हैं, चुनाव बाद में हैं। और इसलिए ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, ये कोई इलेक्शन वाले स्टेट के लिए अभियान नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। सभी दूर ये हमारा जो कलश बंधन का कार्यक्रम है, जो 29 जुलाई से शुभारंभ हुआ है, ये कलश सभी स्टेटों को पहुंचाए गए, सभी प्रदेशों में पहुंचे हैं। इन बॉर्डरों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने, सभी संप्रदाय को संतों ने, सभी समाज वर्ग के लोगों ने अपने सर पर उस पवित्र माटी के कलश को लाकर अभिनंदन किया है। अपने स्टेट के बॉर्डर से लेकर और कैपिटल तक, राजधानी तक, जगह जगह उन्होंने दर्जनों जगह उसका कलश का पूजन किया है और एक जाके मंदिर में उसको कहीं ना कहीं रखने का काम किया है। लगभग 25 स्टेटों में से उनके जितने ज़िले हैं, उन ज़िलों में भी कलश वितरण का काम बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। मैं खुद राजस्थान में था, लगभग स्टेडियम में 7-8 हज़ार लोगों के बीच में हमारे भजनलाल शर्मा जी ने और सैनी जी ने गुरुग्राम में, हरियाणा में, रुड़की में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने, हमारे कल बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी ने, बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने काशी से, हमारे मुख्यमंत्री आपका छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष
सभी लोग इस कार्यक्रम को पूरी ताकत लगा के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये दूसरा चरण हमारा है प्रदेश से जिलों को कलश भेजना, जिले से फिर नीचे हर गांव को, हर रविदास मंदिर में, हर बस्ती में पहुंचाने का और पूजन कराने का, ताकि संत रविदास जी की विचारधारा क्या है राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं। तो एक चरण ये हो गया, एक दीपोत्सव हो गया। तीसरा कार्यक्रम हमारा संत संपर्क है। चौथा कार्यक्रम हमारा है 5 अक्टूबर से 5 नवंबर, ये प्रस्तावित तारीख है। इस दिन 1 महीने लगातार समरसता संकल्प यात्रा ये जालंधर से प्रारंभ होगी। तो ये हमारी पंजाब में रहेगी, जम्मू कश्मीर में रहेगी, उत्तराखंड में रहेगी, हिमाचल में रहेगी, चंडीगढ़ में रहेगी, हरियाणा में रहेगी, उत्तर प्रदेश में रहेगी, मध्य प्रदेश में रहेगी, राजस्थान में रहेगी। तो इन यात्राओं को करते करते और इस यात्रा का समापन संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म स्थान पर ही होगा। ये 1 महीने चलेगी। इनमें बहुत सारी उप यात्रा भी मिलने का काम होगा, प्रमुख यात्रा में अन्य स्टेटों से जो आएंगी। और अंत में एक कार्यक्रम होगा छात्र संपर्क अभियान, छात्रावास संपर्क अभियान। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, इन छात्रों को रविदास जी ने क्या कहा है और रविदास जी ने किस परिस्थिति में कहा। जब विषमता थी, जब मुगलिया सल्तनत का आक्रमण था, जब सिकंदर लोदी उनको धर्मांतरित करके इस्लाम धर्म ग्रहण कराना चाहते थे, जब वो झोंपड़ी में रहने वाले गरीब संत थे, गरीब परिवार में रहने वाले थे, उसके बाद भी सिकंदर लोदी के सामने वो धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो कह दिया कि तो से साथ सत्य कह दे हूँ, धर्म ने दे हूँ, जान दे हूँ, ऐसे प्रकार का उनका एक दुआ है। तो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्हें बेगमपुरा की कल्पना की, एक ही माटी के सब भाड़े, मन चंगा तो कठोटी में गंगा। इस प्रकार के एक नहीं कई संदेश हैं जो नौजवान पीढ़ी के जीवन को बदल सकता है, उनकी दिशा बदल सकता है, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका हो सकती है। इसलिए छात्रावास संपर्क अभियान भी हम चलेंगे, उनके बीच में हम करेंगे। यानी इस अभियान के पीछे युवाओं को एक बार फिर से संत रविदास और महान संतों ने जो कहा है वो याद दिलाना और उन भारतीय संस्कृति से जोड़ना है, ये हम कह सकते हैं। स्वाभाविक है, जब हम किसी महापुरुष को याद करते हैं, जब किसी संत को स्मरण करते हैं, जब उनकी जयंती बलिदान दिवस मनाते हैं, तो स्वाभाविक है उनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं का कहीं ना कहीं लोग अध्ययन करते हैं, या जो बख्ता जाते हैं तो उनके जीवन में श्रेष्ठ क्या रहा है, उन्होंने अपना परिवार का ध्यान न करते हुए देश और समाज कल्याण के लिए क्या किया है। ये जो उनके संदेश, उनकी वाणी जब नीचे जाती है तो लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है। और इसलिए संत रविदास जी के जीवन में उनकी वाणी का, उनके संघर्ष का, उनके सकारात्मक प्रयास का जो समाज जोड़ो और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी सोच है, वो भावना नीचे तक पहुँचे, सामाजिक समरसता का संकल्प हो, ये नीचे तक पहुँचे। क्योंकि समाज एक है, देश मजबूत है तो हम सब लोग मजबूत हैं। इस भावना के साथ कहीं ना कहीं ये समरसता संकल्प यात्रा, ये समरसता संकल्प अभियान इसका नाम है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। और मुझे विश्वास है और मुझे आनंद भी हो रहा है कि कम समय में भारतीय जनमानस ने, हर समाज के लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने अपना सानिध्य और आशीर्वाद देकर इस यात्रा में बहुत बड़ा सहयोग वो कर रहे हैं। राजस्थान के स्टेडियम में जहाँ मैं जयपुर में गया था, 300 संत, सभी संप्रदाय के संत थे जो मंच पर विराजमान थे। उन्होंने इस यात्रा को अपना प्यार, स्नेह, आत्मीय और सहयोग देने की आश्वस्त किया है। और हम लोग भी लगातार सभी प्रकार के समाज प्रमुख है, हमारे संत ऋषि हैं, उन सभी से संपर्क करते हुए इस यात्रा में उनका भी सहयोग हो, क्योंकि ये देश सबका है और संत रविदास सबके थे। इसी बात के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं कि ये देश सबका है और संत रविदास सबके हैं। तो बीजेपी एक बड़ा अभियान चला रही है जो फरवरी तक चलेगा, यानी अगले साल फरवरी तक चलेगा। उसमें तमाम छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं वो जोड़े जाएंगे और उद्देश्य यही है कि संत रविदास ने जो शिक्षा दी, संत रविदास ने जो उपदेश दिया, उसके बारे में युवा पीढ़ी जान पाए और भारतीय संस्कृति में जो महान संत परंपरा रही है उसको अच्छे से जान समझ पाए। ये एक उद्देश्य है। हम बात कर रहे थे
लाल सिंगारिया जो बीजेपी के अनुसूचित जात मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उद्यमिता एक मजबूत आधार बनकर उभर रही है। आज देश का युवा केवल नौकरी की तलाश नहीं कर रहा, बल्कि नए विचारों और नवाचार के दम पर रोजगार देने वाला भी बन रहा है। जानकार मानते हैं कि भविष्य के लिए सामाजिक उद्यमिता आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की खास रिपोर्ट। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल तेज आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाने का है जहां हर युवा अवसरों का सृजनकर्ता बने। यही कारण है कि आज उद्यमिता देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है और विशेषज्ञों का मानना है कि उद्यमिता की शुरुआत होती है सही कौशल से। उद्यमिता और स्किल डेवलपमेंट के महत्व बहुत जरूरी है। यूथ को इन्वॉल्व होना चाहिए, पहले एक माइंडसेट लाना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें कुछ रोजगार अपने दम पे करना है, हमें कुछ काम करना है, हम अपना स्किल्स को खुद डेवलप करना है। अब आप देखिए, अभी कोई भी स्किल मैन पावर आज के डेट में मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूथ के साथ इतना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यूथ उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और जो भी सरकार की व्यवस्था है, जो पोर्टल से, जो डिपार्टमेंट है, उसमें से भरपूर उनको वो सुविधा लेना चाहिए। तभी समाज का, स्किल का और यूथ का और देश का भला हो सकता है। सामाजिक उद्यमिता भी तेजी से अपनी पहचान बना रही है। सामाजिक उद्यमिता यानी उद्यमिता का ऐसा स्वरूप जो लाभ के साथ साथ समाज की समस्याओं का समाधान भी करे, और यही सोच विकसित भारत के आधार को और मजबूत करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक उद्यमिता सकारात्मक बदलाव ला रही है। सोशल एंटरप्रेन्योर इसीलिए जरूरी है क्योंकि सुस्त समाज के लिए पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक सुस्त माइंडसेट वो कैसे होगा जब हम अपने अंदर मोरल एजुकेशन, खाली पैसे से और पैसा कमाने में स्टार्टअप से नहीं होगा। हमारा एथिकल प्रैक्टिस, सपोज हम खुद जा रहे हैं रोड पे, रेड लाइट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, तो हम खुद क्रॉस करके चले जाएंगे। अगर कोई नहीं देख रहा है तो हम उसका टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये जो ना हमारे ऊपर एक चीज़ हो गया ना, कोई हमें गाइड करे, हमें कोई डराए और हमारे ऊपर कोई नज़र रखे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। तो ये यूथ को ये माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है और खुद अगर हम लोग सब लोग सजाग हो गए तो उसमें कम से कम विकसित भारत के लिए ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा यूथ को। सरकार भी स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। इससे युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने और नए अवसर पैदा करने का मंच मिल रहा है। स्पष्ट है कि कौशल विकास, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने वाली उद्यमिता विकसित भारत के सपने को नई ऊर्जा दे रही है। जब युवा रोजगार मांगने के बजाय रोजगार सृजन करेंगे और समाज की चुनौतियों का समाधान भी करेंगे, तभी विकसित भारत का संकल्प और अधिक मजबूत होगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर तस्वीरें साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का स्वप्नद्रष्टा बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन उन्हें सुशासन के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को समय देने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।